कई बार लोग मुझे कहते हैं कि भई एक बहुत ही अच्छा कोई मल्टी बैगर स्टॉक आइडिया दीजिए या ये दीजिए। तो देखिए मेरा अपना अनुभव ये रहा है कि मैं बहुत ही एक समभाव से, जैसे देखिए एक क्लास टीचर होती है, उसके लिए सारे जितने बच्चे उसकी क्लास में होते हैं, सबके साथ समान व्यवहार करती है और समान दृष्टि से सबको देखती है। तो बिल्कुल वैसे ही मेरा विचार रहता है। मुझे लगता है कभी भी कोई स्टॉक ऐसा नहीं है जो मुझे बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि इसमें पोटेंशियल है, ये 10 टाइम्स हो जाएगा या 15 टाइम्स हो जाएगा। मैं सबको एज़ ट्रेड देखता हूँ कि हाँ, इसमें मेरे जो चेक बॉक्सेस हैं क्या वो सही हैं? अगर मेरे हिसाब से क्या ये स्टॉक ठीक है? जब मुझे वो ठीक लगता है मैं उसको बाय कर लेता हूँ। अब देखिए उसमें क्योंकि हमारे चार्ट्स कई बार बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, या वो सेक्टर सही होता है या उसके लिए सही समय चल रहा होता है, उसमें ज़बरदस्त मोमेंटम आ जाता है। और कुछ हमारे बहुत अच्छे चार्ट्स होते हैं जिनको हमने बड़ी कोशिशों से ढूँढा होता है और जो बाकी तरह से सब सारे पैमानों पर खरे होते हैं, हमारे जितने मानक हैं उनको सिद्ध कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो चलते नहीं हैं, कई बार ऐसा होता है। तो जब नहीं चलते हैं तब हम सोच में पड़ जाते हैं कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, इसको तो चलना चाहिए था, लेकिन कोई वजह नहीं है उसकी। दिस इज़ द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। Hello, friends. नमस्कार. वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चार्ट की बात. मैं आपका होस्ट चेतन पंचामिया हूँ. 25 साल से मार्केट में जुड़ा हुआ हूँ और ट्रेडर हूँ बाय प्रोफेशन. दोस्तों, चार्ट में एक और अनेक कहानियां छुपी रहती हैं. कहानी है प्रॉफिट की. हमारे पास आज है कुणाल सरावगी सर. वो सीईओ है इक्विटी रश के, सेबी रजिस्टर्ड आरए, और साथ साथ 20 साल का मार्केट का अनुभव लाते हैं. कुणाल भाई, वेलकम टू द प्रोग्राम. थैंक यू सो मच चेतन जी, बहुत मज़ेदार आपने इंट्रोडक्शन दिया, बहुत आनंद आया। एंड आज भी अच्छी बातें करेंगे, काफ़ी सारी बातें हैं करने को। अब बाजार में इतना कुछ हो रहा है, तो मुझे लगता है कि अच्छी चर्चा, बहुत ही रोचक चर्चा होने जा रही है चेतन जी। कुणाल भाई, चालू करते हैं. आज का हीरो, बैंक निफ्टी. सो जी। कुणाल भाई, मैं आपके सामने एक चार्ट शेयर कर रहा हूं. तो मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को बताएं कि इस चार्ट से आप क्या समझ पा रहे हो. सो कुणाल भाई, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और मैं देख पा रहा हूं कि बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई क्लोजिंग किया है आज, और एक रेंज से निकाला है 56,100 और 54,100. रेंज हाई लो. अ, एंड चेतन जी कुणाल. देखिए, जैसा आप चार्ट देख पा रहे हैं, और ये डेली चार्ट है बैंक निफ्टी का, तो आप डेली चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट आते हुए देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, और केवल अभी स्ट्रांग नहीं हुआ है। अगर आप पिछले 3 महीनों का, 6 महीने की ट्रेजेक्टरी देखें, तो आप देखेंगे कि निफ्टी के बनिस्पत एक आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है, यानी कि लगातार बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों ही निफ्टी से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जहां पर आउट परफॉर्मेंस होती है वहीं मोमेंटम आता है, वहीं आप देखिए कि सबसे पहले पैसा बनता है। और ये बात हम लगातार करते भी आए हैं। और आपने देखा है कि जो आज बैंक निफ्टी का मूव है, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए कि इससे बेहतर क्रेडिट पॉलिसी नहीं हो सकती थी जो पॉलिसी आज आई है। बहुत दमदार, बहुत इम्फेटिक पॉलिसी है। और अगर आप इसकी तुलना करें जो यूएस में हो रहा है, तो आपको स्टार्क कॉन्ट्रास्ट नजर आएगा कि कितना बड़ा फर्क है हमारी क्रेडिट पॉलिसी, हमारे सेंट्रल बैंकर में, और जो यूएस में अभी चल रहा है, वहां पर राष्ट्रपति और सेंट्रल बैंकर के बीच में जो तनाव, खींचातानी चल रही है। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक बहुत क्लियर हेडेड विजन के साथ आज पॉलिसी की घोषणा हुई। और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा बोनस बाजार को मिला है, क्योंकि बाजार ये मान करके चल रहा था कि ठीक है, रेट कट होगा, 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट होगा, ये उम्मीद थी हमारी। लेकिन 50 का होगा और फिर सीआरआर कट होगा, ये हमारे लिए बड़ा सरप्राइज और बोनस है। तो इसके बाद आप देखिए, दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमें समझनी चाहिए। आमतौर पर मैक्रोस की चर्चा हम लोग कम करते हैं, चार्ट्स में ज्यादा उलझे रहते हैं, लेकिन मैक्रोस की भी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंस है, बड़ा दखल है। चाहे आप एक छोटे निवेशक हों, ट्रेडर हों, ऑप्शंस के कारोबारी हों, आप सोचें कि इन बड़ी बड़ी बातों से हमारा क्या सरोकार है, लेकिन बाजार का इन सारी बातों से सीधे लेन देन होता है। तो ये बात समझिए कि बड़ी गिरावट हमने कच्चे तेल की कीमतों में देखी है, और उसके कारण एक बहुत बड़ा गेन हमें मिल रहा है। और यही वजह है कि इन्फ्लेशन भी हमारा बहुत कंट्रोल्ड है। इस कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन के कारण एक एक आप कहें रूम टू मनूवर, यानी कि एक मौका मिलता है सेंट्रल बैंकर को कि वो बड़ी आसानी से रेट कट कर पाते हैं। आमतौर पर बड़ी रिलक्टेंस होती है, सेंट्रल बैंक वाले भी इतना चाहते नहीं है रिस्क लेना, लेकिन अभी हमने देखा है कि बहुत अग्रेसिव पॉलिसी आई है, और इसका डेफिनेटली इंडस्ट्री को फायदा होगा, प्रॉफिटेबिलिटी में रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा।
और यही चीज है जो आपको अभी चार्ट्स पर दिख रही है। सबसे पहला सीधा फायदा डेफिनेटली बैंक्स को होगा। तो हमने देखा है कि बैंकिंग स्टॉक्स में बड़ी रैली आई है, और इसके अलावा एनबीएफसीज में बड़ी रैली आई है। रियल एस्टेट में बहुत जबरदस्त तेजी आई। अगर निफ्टी रियल्टी इंडेक्स का अगर आप चार्ट देख पाए तो आप देखेंगे कि 950 के आसपास एक रेजिस्टेंस थी उस इंडेक्स में, जो कि ब्रेक ब्रेक हुई है। और आप देखिए रियल एस्टेट में जबरदस्त तेजी बनते हुए दिख रही है। तो ये जो पूरा स्पेस है रेट सेंसिटिव्स का, यहाँ पर बड़ी अच्छी तेजी है। मेरा अनुभव ये कहता है कि देखिए बैंक निफ्टी अगर अगुवाई कर रही हो, बैंक निफ्टी आगे चल रही हो, तो बाकी बाजार भी पीछे पीछे ऊपर जाता है। यानी कि इफ बैंक निफ्टी इज इन कंट्रोल एंड इज एट द हेल्म, तो टिपिकली निफ्टी ऑल्सो फॉलो सूट, तो निफ्टी भी पीछे पीछे चलता है। वो रैली सस्टेन नहीं करती है जहां पर कि बैंक निफ्टी परफॉर्म नहीं कर रहा है, निफ्टी चल रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी आगे चल रही है तो रैली जो है, जो तेजी है, वो ज्यादा भरोसेमंद होती है। एक बात और मैं यहां कहूंगा कि मेरा अनुभव ये भी कहता है कि जब होलसेल में ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, जैसे अगर आप पिछले 10 दिन के चार्ट्स उठा करके देखें, अक्रॉस सेक्टर्स, कभी बारी आती है मेटल्स की, कभी बारी आती है फर्टिलाइजर स्टॉक्स की, कभी केमिकल स्टॉक्स बढ़ने लगते हैं, कभी आप देखें कि रियल एस्टेट, कभी डिफेंस। तो हमने देखा है कि एक सेक्टर रोटेशन चल रहा है, लेकिन सारे सेक्टर्स जो हैं एक एक करके ब्रेकआउट्स दे रहे हैं। तो जहां पर भी ये होलसेल में तेजी आती है, वो तेजी ज्यादा टिकाऊ, ज्यादा दमदार और ज्यादा दीर्घकालिक होती है। तो इसका जो इम्पैक्ट आप देखेंगे, यानी कि जो तेजी अभी दिख रही है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस तेजी को शंका के कटघरे में नहीं खड़ा करके, इस पर थोड़ा विश्वास करके इसमें हिस्सा लेने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने रिस्क रिवॉर्ड को भूल जाएं, या हम खतरे लेने लगें, या जरूरत से ज्यादा ओवरबोर्ड हो जाएं, वो नहीं करना है। लेकिन आपको तेजी का हिस्सा जरूर बनना है, क्योंकि ये तेजी बहुत समय के अंतराल के बाद आई है और इसके पीछे ठोस फंडामेंटल कारण भी दिखाई पड़ रहे हैं। लवली। सो दोस्तों, कुणाल जी हैज स्पोकन कि तेजी बरकरार है। कुणाल जी, टारगेट्स क्या रहेगा बैंक निफ्टी का? आपका इमीडिएट टारगेट आपको क्या लग रहा है? देखिए, अभी ब्रेकआउट हुआ है, लाइफ टाइम हाई पर क्लोज हुआ है। और अच्छी बात यह है कि साप्ताहिक बंदी, जिसको मैं ज्यादा तरजीह देता हूं डेली क्लोज के मुकाबले, हालांकि डेली चार्ट्स पर बहुत साफ ब्रेकआउट है, जो भी आप चार्ट पर भी दिखा रहे हैं, लेकिन इसकी तुलना में जो वीकली क्लोज है, हम्म। वो मुझे लगता है बहुत क्रिटिकल है। तो अगर आप वीकली चार्ट पे स्विच कर जाएं, हम्म। तो वीकली क्लोज भी हम दिखा पाएंगे। और वीकली चार्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें आप देखते हैं कि भाई एक क्लियर ब्रेकआउट वीकली चार्ट पर आ रहा है, हाईएस्ट एवर वीकली क्लोज हुआ है। तो ये पहला सप्ताह नहीं है जब हाईएस्ट एवर वीकली क्लोज बैंक निफ्टी में हुआ है। कई सप्ताह से हम निरंतर देख रहे हैं कि हाईएस्ट एवर वीकली क्लोज बैंक निफ्टी में आता जा रहा है। तो ये अपने आप में ताकत बता रहा है आपको। और मुझे लगता है कि जब कोई भी स्टॉक इंडेक्स अनचार्टेड टेरिटरी में हो, पहली बार वो लेवल्स दिखा रहा हो, तो आगे के लेवल्स बताना टफ होता है। लेकिन अगर आप फिबोनाची एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हैं, तो आप संभावित पड़ाव जो हैं उसका एक अनुमान लगा सकते हैं। तो वो अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन की जाए, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में भी अच्छी रफ्तार बनेगी। और बहुत मुमकिन है कि इन स्तरों से भी 5% का अपमूव आपको देखने को मिल जाए बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा मोमेंटम है। ये मोमेंटम निफ्टी को में भी आप कहें कि रब ऑफ होगा इसका। अगुवाई जरूर बैंक निफ्टी कर रहा है, लेकिन निफ्टी के कंपोनेंट्स भी हम देख रहे हैं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग, इन दोनों चार्ट से ज्यादा इंटरेस्टिंग जो चार्ट मुझे नजर आता है, वो है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स का चार्ट, सो यानी कि फिन निफ्टी का सो चार्ट। कुणाल जी, तो उसको देखेंगे। आप जी। जरूर दिखाइए हम लोग को चार्ट, सर। जी, मैं ज़रूर दिखाता हूँ। तो ये वही चार्ट है जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, जो निफ्टी का डेली चार्ट है। और ये आप देख रहे हैं, ये वीकली चार्ट है। तो अब वीकली चार्ट को गौर से देखें तो आप देखेंगे कि ये जो आज बैंक निफ्टी को लेकर के इतना उत्साह है, इतना सेलिब्रेशन हो रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी ने अपनी तेजी की कहानी यहीं से कहनी शुरू कर दी थी। तो ये जो ब्रेकआउट हुआ था 54,000 के ऊपर, राइट। ये मुझे लगता है कि एक टिपिंग पॉइंट था, और इसके बाद से एक आउट परफॉर्मेंस दिख रही है। हाईएस्ट एवर वीकली क्लोजेस की एक झड़ी लगी हुई है। और इस सप्ताह भी हमने देखा है कि एक हाईएस्ट एवर वीकली क्लोज हुआ है। और मैंने एक लाइन डाली हुई है 55,800 की, इसके ऊपर क्लोज आया। तो कुल मिलाकर के देखिए तो बैंक निफ्टी बहुत मजबूत है। और बिल्कुल हुबहू ऐसी ही तेजी आपको दिखेगी जब आप चार्ट देखेंगे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का। तो ये आपके सामने निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट है। ये चार्ट है, और आप देखें कि क्या गजब की तेजी यहाँ पर दिख रही है। इसके कंपोनेंट्स उठा करके देखें, यानी बजाज फिनसर्व के चार्ट को देखें, बजाज फाइनेंस के चार्ट को देखें, पूना वाला फिनकॉर्प के चार्ट को देखें, तो सब में आपको अक्रॉस द बोर्ड तेजी, ब्रेकआउट्स, आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो ये इंपॉर्टेंट चार्ट है, इस पर जरूर आपका फोकस होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में फाइनेंशियल्स में आपको तेजी बनते हुए दिखेगी।
जो सरकारी कंपनियां हैं उनमें हमने देखा है कई सारे स्टॉक्स में बहुत जबरदस्त मोमेंटम है। तो अक्रॉस द बोर्ड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब सवाल यह है कि कैसे कब कहाँ पार्टिसिपेट करना है, तो उसके लिए अपने रिस्क रिवॉर्ड का ख्याल रखिए, अपना खुद का रिस्क इवेल्युएट कीजिए, जो पोजीशंस पहले आपके पास हैं उनको रिविजिट कीजिए, लेकिन बाजार की दिशा के साथ अपने आप को अलाइन करना बहुत जरूरी कुणाल जी, मैं एक डेविल्स एडवोकेट खेलता हूं आपके साथ। है। जी। एज अ ट्रेडर, मेरा स्टॉप लॉस पोटेंशियल कहाँ होना चाहिए ये निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस के चार्ट में? देखिए जितेंद्र जी, ये जो आपने सवाल किया है, इसका सीधे सीधे संबंध है आपके टाइम फ्रेम से। जैसे अभी जो चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, ये वीकली चार्ट है। तो वीकली चार्ट आमतौर पर मेरी राय में कोई 3 महीना से लेकर के साल भर के ट्रेडिंग होराइजन के लिए उपयुक्त रहता है। तो अगर आप उस कालखंड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको एक लिबरल बड़ा स्टॉप लॉस रख करके काम करना होता है। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए डेली चार्ट ज्यादा उपयुक्त रहता है, जिसकी चर्चा हम पहले कर रहे थे। तो ये डेली चार्ट पर एक रेजिस्टेंस की रेखा मैंने डाली है अभी अभी, राइट। और ये 26,600 पर डली है। अब आप देखिए इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ और एक क्लियर क्लोज आता हुआ नजर आया। अब बहुत सिंपल सी बात है कि अगर ब्रेकआउट के लेवल पर किसी ने बड़ी खरीद की जिस वजह से ब्रेकआउट कायम हुआ, मान लीजिए ब्रेकआउट निरस्त हो जाता है, तो जो हमारी ये थीसिस है कि तेजी आएगी, उस पर लगाम, उस पर रोक लग जाएगी, अंकुश लग जाएगा। तो इस रेजिस्टेंस की रेखा के नीचे पर्याप्त दूरी पर सेफ स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो देखिए इस पर एक चीज और कहूंगा कि आमतौर पर मैं देखता हूं कि लोग स्टॉप लॉसेस को लेकर के बड़े अग्रेसिव रहते हैं, यानी कि बहुत करीब का स्टॉप लॉस रख देते हैं, जिससे कि उनको लगता है कि भाई छोटा सा स्टॉप लॉस है, हिट हुआ तो मामूली नुकसान होगा। देखिए बहुत पास का स्टॉप लॉस रखने के बड़े खामियाजे भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि जो छोटा स्टॉप लॉस है वो बाजार की नॉर्मल वॉलिटिलिटी में भी ट्रिगर हो जाता है, और नतीजतन क्या होता है कि एक अच्छा ट्रेड आपके हाथ से निकल जाता है, बाद में बड़ी तेजी आती है, आप वंचित रह जाते हैं, फिर खरीद पाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो स्टॉप लॉस पर्याप्त दूरी पर, सेफ डिस्टेंस पर रखना है, और इसीलिए ये जो ब्रेकआउट की रेखा है इसके नीचे एक स्टॉप लॉस रख करके अगर आप डेली चार्ट के ट्रेडर हैं तो इस तरह से इसको देखिए। सो दोस्तों, कुणाल जी ने जो बोला मैं संक्षेप में बताता हूं। पहले अपने आप को पहचानिए, आप क्या हो। If you are a short term trader, then daily chart में at the right level of the breakout base के आसपास उस लेवल में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। बहुत छोटा स्टॉप लॉस ना लगाए, बिकॉज वो ट्रिगर हो जाएगा, आप ट्रेड से बाहर हो जाओगे एंड यू विल मिस द रैली। If you're an investor, weekly charts is a right area. Stop loss will be very big, but your rewards will be also very big. Thank you, Kunal sir, for that particular explanation. So, Kunal sir, खाली फाइनेंशियल्स चले गए बैंक इंटरेस्ट रेट कम होने से, बाकी सारे रेट सेंसिटिव स्टॉक्स, रियल एस्टेट आपने बताया था कि वो चलने चाहिए। सो आपको नहीं लग रहा है कि रियल एस्टेट शुड रन? नहीं, डेफिनेटली देखिए, आइए निफ्टी रियलिटी इंडेक्स को देखते हैं। मुझे बड़ा जबरदस्त चार्ट लग रहा है, और आप देखिए कि निफ्टी, हालांकि देखिए इस सप्ताह बहुत बड़ा मूव आया है, ये डेली चार्ट है। ब्यूटिफुल। और आज के ट्रेड में अगर आप देखें, मतलब जो शुक्रवार का ट्रेड था, तो इसमें 5% का बड़ा जंप देखने को मिला क्रेडिट पॉलिसी के बाद। और ओवरऑल फॉर द वीक अगर आप देखेंगे तो लगभग 9-9.5% का बड़ा दमदार जंप जो है निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में देखने को मिला। तो रियलिटी ऑफ कोर्स बड़ी तेजी ऑलरेडी आ गई है। रेजिस्टेंस मैंने चार्ट पर मार्क की हुई है, तो मुझे 1125 के आसपास इस इंडेक्स पर रेजिस्टेंस दिखती है। एक और चीज नोटवर्दी है कि यहाँ पर अगर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन डाली जाए तो उसका भी ब्रेकआउट आपको वीकली चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। तो रियल एस्टेट जो है उसमें दम दिखता है, लेकिन तेजी काफी आ चुकी है। तो एक करेक्शन आने के बाद हो सकता है आपको एक बड़ा मूव आता हुआ दिखे, तो लेकिन इस पर निगाह जरूर रखनी है। देखिए बहुत बड़ा फर्क आ गया है, रियल एस्टेट में भी बहुत बड़ा चेंज आ गया है, और हम देखते हैं कि बहुत तेजी से काम हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ पर आपका ध्यान होना चाहिए। और अगर इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो आने वाले समय में ऐसे मॉडरेट टू बेनाइन रहते हैं, तो आप देखिए कि सबसे बड़ा उसका सीधा फायदा जो है रियल एस्टेट को होता है। रियल एस्टेट में हमारे पास बहुत सारे लिस्टेड ऑप्शंस हैं, एफएटओ में कई सारे स्टॉक्स हैं, तो जरूर से इन चार्ट्स को आप स्टडी कीजिएगा, अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से लेवल्स का ध्यान रख करके, स्टॉप लॉस इत्यादि तय करके सही शेयर का चुनाव करें। लेकिन इस सेक्टर को जरूर अपनी निगाह में, अपनी कैलकुलेशन में रखें। सो लवली। सो रियल एस्टेट के लिए कुणाल भाई ये कह रहे हैं, वेट थोड़ा बढ़ गया है, शॉर्ट टर्म मोमेंटम है, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बाय ऑन डिप्स, वेट फॉर योर अपॉर्चुनिट मूवमेंट और वहां पे खरीदिए with your right stop loss. Thank you, Kunal bhai. So, Kunal bhai, this is what people
start to look for आपके ब्रेकआउट स्टॉक्स फॉर द वीक? देखिए, ये जो सप्ताह रहा चेतन जी, इसमें क्या है, वी आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस। तो कभी हाँ। कभी ऐसा मौका आता है कि आमतौर पर तो क्या है कि काफ़ी संघर्ष होता है, आपको शेयर चुनना बड़ा मुश्किल काम होता है। और स्पेशली जो लास्ट 6 महीने रहे हैं, तो इसमें काफ़ी बार ऐसे समय आए जब आपको पूरे पूरे सप्ताह कोई बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट नज़र ही नहीं आता था। लेकिन अब ऐसा समय आ गया है बाजार का दोबारा से, कि जब आप देखते हैं कि आपको आधा दर्जन शेयर दिखते हैं जिनमें बहुत अच्छे ब्रेकआउट्स होते हैं, और आपके लिए तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि इसको चुने या इसको चुने, तो अच्छा समय चल रहा है। और जब ये इस तरह का समय आए तो वन शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट। तो कोशिश करनी चाहिए कि आप उसका इस्तेमाल सही ढंग से करें। बहुत सारे स्टॉक्स मेरे रडार पर इस सप्ताह आए। कुछ एक शेयर्स की चर्चा करूंगा। जैसे एक स्टॉक जिसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंटम हमने बनते हुए देखा, नीचे के लेवल से अच्छी रिकवरी, अभी मैं बात भी कर रहा था फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की। ये है, देखिए, पूना वाला फिनकॉर्प का वीकली चार्ट है। इसमें कुछ लकीरें मैंने डाली हुई हैं, लकीरों को एक बार के लिए नज़रअंदाज कर दीजिए। केवल इस चार्ट को प्लेन वनीला एज इज वेयर इज बेसिस पर आप देखें तो आप देखते हैं कि एक अच्छा करेक्शन आया था। एक जमाने में इसमें एक पैटर्न बना था जिसको डबल टॉप पैटर्न कहते हैं। डबल टॉप 432 रुपए के आसपास एग्जीक्यूट हुआ, फिर स्टॉक लगभग आधा रह गया उन लेवल से, और फिर इसमें एक बड़ी शार्प रिकवरी आई। इस रिकवरी में इस बार हमने देखा कि एक रेजिस्टेंस थी जो कि 400 रुपए के आसपास थी, उसको पार करके ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर मोमेंटम बन रहा है। डेली चार्ट भी काफी दमदार है। डेली चार्ट पर भी आप देखें तो एक बड़ी स्टिफ रेजिस्टेंस थी ये 400 रुपए के आसपास। इसको पार करने में, बड़े वॉल्यूम के साथ पार करने में इस सप्ताह सफलता मिली शेयर को। तो पूना वाला फिनकॉर्प एक चार्ट है जिसको जरूर से अपने रडार पर रखिएगा। इसमें भी संभावित लक्ष्य क्या हो सकते हैं, कौन सी रेजिस्टेंस है, इसका आपको खुद अनुमान लगाना है, अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखना है, और बाकी तमाम चीज़ों को कंसिडर करना है, सारे रिस्क को इवेल्युएट करना है। और ये भी याद रखना है कि देखिए, तेजी आ चुकी है, काफ़ी बड़ी तेजी ऑलरेडी देखी हमने। और इस सप्ताह अगर आप देखें वीकली चार्ट पर, तो लगभग 4% की तेजी ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी बढ़ गया है। तो यहाँ पर अगर आप मोमेंटम में कोई शेयर खरीद रहे हैं तो हमेशा अपने खतरे को ध्यान में रखकर, जोखिम को ध्यान में रखकर आपको इवेल्युएट करना होता है। तो ये पूना वाला फिनकॉर्प एक बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है। रियल एस्टेट की हमने बात की तो एक स्टॉक मुझे बड़ा पसंद आ रहा है, वो है वेलोर एस्टेट, जिसका पहले नाम डीबी रियल्टी होता था, और अभी भी टिकर जो है वो डीबी रियल्टी है। तो ये आपके सामने वेलोर का चार्ट है। ये चार्ट है, और आप देखिए इस सप्ताह बड़ा अच्छा मोमेंटम आया। एक रेजिस्टेंस मुझे दिखता है 225 रुपए के आसपास। इस सप्ताह हमने 13% की तेजी देखी। ये लेवल पार हो जाए तो इसमें भी फिर आपको एक मोमेंटम बनता दिखेगा। नीचे पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था इसमें, और उसके बाद ये शार्प मूव आता हुआ दिख रहा है। तो इस चार्ट को भी जरूर देखिएगा। ये वेलोर एस्टेट का चार्ट है। और तीसरा एक इंटरेस्टिंग चार्ट है, ये है, एक छोटा स्टॉक है, एसजी फिनसर। तो ये भी एक एनबीएफसी है, और जैसा भी हम बात कर रहे थे कि एनबीएफसी रेट सेंसिटिव्स में बड़ी तेजी है, ये एसजी फिनसर्व का चार्ट है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एक बहुत सॉलिड सपोर्ट था 328 के आसपास, ये सपोर्ट होल्ड कर रहा है। 415 की एक रेजिस्टेंस पार हुई है, तो यहाँ पर भी ब्रेकआउट दिख रहा है। तो तीन बड़े इंटरेस्टिंग चार्ट्स हैं, और तीनों इतफाकन रेट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं जहाँ पर कि अच्छा मोमेंटम बन रहा है। तो एसजी फिनसर्व की बात मैंने की, पूना वाला फिनकॉर्प की, और इन तमाम स्टॉक्स पर आपका ध्यान, फोकस इस सप्ताह होना चाहिए। याद रखिए कि और बहुत इससे भी बेहतर चार्ट्स हैं, आप अपना चुनाव स्वयं कर सकते हैं। ये केवल आपको एक दिशा बताने के लिए, एक डायरेक्शन बाजार का बताने के लिए तीन शेयर मैंने चुने। कुणाल भाई, आपने जो तीन चार्ट बताए, एसजी फिनसर्व में एक बेस, नीचे का बेस से फर्स्ट लेवल ऑफ बेस ब्रेकआउट हो रहा है, बाकी सारे में जी। शायद सेकेंड लेवल ऑफ बेस ब्रेकआउट हो रहा है। सो द रन अप ऑफ पूनावाला हैज बीन मच मच हायर, डीबी रियलिटी इज मच मच हायर। तो कुणाल भाई, आप क्या प्रेफर करते हो, फर्स्ट बेस ब्रेकआउट या जो एग्रेसिवली बुलिश हो गया जिसका सेकंड थर्ड बेस ब्रेकआउट हो रहा है? अभी देखिए, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि देखिए, ये जो चीज़ें हैं, देखिए कई बार क्या होता है, जैसे अभी हमारे सामने कोई स्टॉक खुला हुआ है, मान लीजिए स्टॉक में बड़ा रन अप आया हम्म। है। अभी इस तेजी में आपको बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे नजर आएंगे जिनमें बड़ी तेजी आई। मिसाल के तौर पर हम्म। मान लीजिए गार्डन रीच शिप बिल्डिंग का चार्ट आप देखते हैं, या बीएससी का चार्ट देखते हैं, जहां पर हमने बहुत बड़ी तेजी हाल फिलहाल में देखी। अब लोगों का एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन ये रहता है कि बीएससी इतना बढ़ गया, हम तो ले ही नहीं पाए, या हम खरीद नहीं पाए, या हमें मौका ही नहीं मिला, वो भागता ही चला गया और अवसर नहीं मिला। देखिए, ये आपके सामने बीएससी का चार्ट आ गया। राइट। अब इस तरह के चार्ट में समस्या ये है कि अगर आप चार्ट के हिसाब से चलते हैं तो एक ब्रेकआउट आपको यहाँ दिखाई पड़ा था जब ये 1000 रुपए के आसपास था।
जब ब्रेकआउट आया तो वो कैंडल इतनी बड़ी थी वीकली चार्ट की कि आप साहस ही नहीं कर पाए खरीदने का, मान लीजिए। या इसके बाद जब दोबारा ब्रेकआउट हुआ तो लगता था कि यार अभी कुछ सप्ताह पहले तो 1000 का था, अब 2000 पे कैसे ले लें। करे। तो इसलिए नहीं हिम्मत कर पाए। या अगर ब्रेकआउट हुआ, उस कैंडल को आपने नोट नहीं किया, फिर 3-4 कैंडल बाद जब निगाह पड़ी या खबरों में ये स्टॉक आने लगा, सारी जगह इसकी चर्चा होने लगी, तब आपने चार्ट देखा तो लगा कि स्टॉप लॉस तो बहुत दूर हो गया, तो अब क्या करें। तो होता क्या है कि कई सारे स्टॉक्स में बड़ी रैली बनती है, लेकिन हम इस तरह के इमेजिन्ड फियर्स के कारण उसमें हिस्सा नहीं ले पाते। देखिए, एक चीज आपको याद रखनी है, आप कहीं पर भी स्टॉक में एंट्री लेंगे, आपका रिस्क आपके बाइंग प्राइस और आपके स्टॉप लॉस तक की दूरी का है। तो अगर मान लीजिए आप बीएससी खरीदते हैं, आपने 1900 रुपए के भाव पर बीएससी खरीदा और आपने स्टॉप लॉस 1850 पर रखा, वीकली चार्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो आपका जो टोटल रिस्क है वो 50 रुपए का है। अब अगर 50 रुपए से ज्यादा गिरावट आएगी तो डेफिनेटली आपका रिस्क लिमिटेड है, आपने स्टॉप लॉस रखा, आप निकल आएंगे। अगर आप 1900 पर खरीदते हैं तो भी आपका रिस्क 50 रुपए का है। अगर आप 2900 पर खरीदते हैं और 50 रुपए का स्टॉप लॉस मिसाल के तौर पर रख देते हैं, चलिए 60 पर रख देते हैं, तो भी आपका रिस्क जो है वो 60 रुपए का। तो कोई ऐसा बहुत बड़ा ड्रामेटिक चेंज आपके रिस्क रिवॉर्ड मैट्रिक्स में नहीं होता है। ये केवल हमारा एक साइकोलॉजिकल फियर है, जिसकी वजह से हम चढ़ते हुए, बढ़ते हुए, तेजी से भागते हुए शेयर से आमतौर पर निवेश करने से कतराते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये जो बढ़ रहे हैं वो ज्यादा सेफ होते हैं या हमेशा वही लेने चाहिए। ये केस टू केस बेसिस पर है। लेकिन कोई बायस मन नहीं रखना चाहिए कि जो शेयर बढ़ गए हैं उनमें हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आप ये सोचिए कि जो शेयर बढ़ गया है, जैसे मिसाल के तौर पर बीएससी है, इसमें अगर कोई साधारण रिटेल निवेशक ने मान लीजिए 1800-1900 पर निवेश किया हो, तो वो ये दाम देख करके स्टॉक को होल्ड नहीं कर पाएगा। उसकी उसकी फितरत ये रहेगी कि ठीक है, इतना बढ़ गया है, एक बार इसको बेच देता हूँ, कुछ और ले लेता हूँ जहां पर कि अभी तेजी नहीं आई। तो यहां से हो क्या रहा है, रिटेल छोटे निवेशकों का पलायन, और जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये हमेशा ऐसे स्टॉक्स में देखने को मिलता है। तो याद रखिए कि जो इस तरह के शेयर्स होते हैं उनमें आपको ज्यादा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये बायस मन में नहीं रखना चाहिए कि बड़े हुए शेयर को लें। आप दोनों तरह के स्टॉक में, जब फ्रेश ब्रेकआउट है तभी भी, और जो फॉलो ऑन ब्रेकआउट हो रहा है उसमें भी आप पार्टिसिपेट करें। लेकिन कभी भी कोई भी निवेश करें तो अपने रिस्क को इवेल्युएट अवश्य करें। लवली। सो आपने रिस्क पे जो हार्नेस किया है, बहुत ही बढ़िया थॉट प्रोसेस है। कुणाल भाई, एक टॉपिक हमारे दर्शक बोल रहे हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई रिवर्सल एंड फाइंड गुड एंट्री पॉइंट्स बाय प्रॉपर रिवॉर्ड टू रिस्क। देखिए, रिवर्सल जो है बहुत सुकून देता है चेतन जी। मुझे लगता है कि हम सबका, देखिए कई बार क्या होता है कि उद्देश्य तो सबका पैसा कमाना है, लेकिन साथ में साइकोलॉजिकल कंफर्ट भी इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए कोई बढ़ता हुआ शेयर बीएससी जैसा आप खरीदते हैं तो साइकोलॉजिकली यू आर नॉट वेरी हैप्पी। लेकिन कोई पिटा हुआ, गिरा हुआ शेयर जिसमें बड़ा करेक्शन आ चुका है, बिल्कुल बेस पर है, वहां आप एंट्री ले रहे हैं, तो यू आर, आपको साइकोलॉजिकली सिक्योर महसूस होता है कि चलिए मैंने एकदम नीचे के लेवल्स पर खरीद की। तो रिवर्सल्स आइडेंटिफाई करना काफी मुश्किल काम है, आसान नहीं होता। तो पहले तो ये समझिए कि रिवर्सल जब आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि उस स्टॉक का ट्रेंड जो है, उसका जो ऑपरेटिंग ट्रेंड है वो बेरिश होता है, और आप ट्रेंड के विपरीत जाकर के उसमें खरीद कर रहे हैं, यानी कि आप कॉन्ट्रेरियन ट्रेड ले रहे हैं। तो वो ट्रेड थोड़ा जोखिम भरा ज्यादा होता है अगर आप चार्टिंग की दृष्टि से उसको देखें। लेकिन यहाँ पर क्या है कि रिवर्सल्स भी कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आइडेंटिफाई करने ही होते हैं, और कई सारे स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि जबरदस्त रिवर्सल्स आए। एक मिसाल मैं देता हूं आपको, एक स्टॉक है गार्डन रीच शिप बिल्डिंग, जिसमें हमने देखा कि एक बड़ा मूव आया, फिर आपने देखा कि एक बड़ा करेक्शन आया, और करेक्शन के बाद फिर रिवर्सल आया। तो ये आपके सामने बिल्कुल एक जीवंत उदाहरण है रिवर्सल का। यहाँ पर आप देखते हैं कि भाई अप्रैल पिछले साल चला स्टॉक, 2700 तक गया, बड़ी गिरावट आई, आधा रह गया, उसके बाद आया ब्रेकआउट। अब ये देखिए, ये रिवर्सल है, क्लासिकल रिवर्सल है। रिवर्सल क्या होता है, रिवर्सल एक ऐसा समय है जहां कमजोर हाथ शेयर से उम्मीद छोड़ करके बाहर आ जाते हैं। जो मजबूत हाथ हैं वो उनकी जगह भर देते हैं। उनको पता होता है कि स्टॉक में क्या होने की संभावना है, वो धीरे धीरे करके नीचे अक्यूमुलेट कर रहे होते हैं, और रिटेल इन्वेस्टर्स, कमजोर ट्रेडर्स जो हैं वो एग्जिट करते हैं। तो ये प्रक्रिया चलती है रिवर्सल के दौरान। इसीलिए रिवर्सल्स में मैं आमतौर पर देखता हूं कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, और पैटर्न्स बनते हैं कुछ। जैसे यहां पर एक पैटर्न बना है जिसे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। कुछ और रिवर्सल्स आपको नजर आएंगे जहां आपको राउंडिंग बॉटम नजर आएंगे, किसी अन्य रिवर्सल में आपको हो सकता है रेक्टेंगल पैटर्न नजर आए। तो रिवर्सल की भी अपनी खुद की आकृतियां होती हैं। तो ऐसा कोई आपको पैटर्न दिख जाए
ब्रेकआउट आ रहा हो, स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर मजबूत हो, तो यहाँ पर आपको एंट्री लेनी चाहिए। उसके बाद आप देखिए कैसी खड़ी तेजी स्टॉक में देखने को मिली भाग्यवश। हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर सेक्टर सही है, बाजार का मोमेंटम सही है, सारे सितारे अगर एक आपके हक में काम कर रहे हैं, तो कई बार इस तरह का ब्लो ऑफ मूव भी देखने को मिल जाता है। तो रिवर्सल्स जो है इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिवर्सल्स को इस दृष्टि से आपको समझना है कि स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिवर्सल चार्ट पर जब तक पूरी तरह ना दिख जाए, यानी रिवर्सल की पुष्टि ना हो जाए, तब तक रिवर्सल होगा इस उम्मीद में नहीं खरीदना है। जैसे मिसाल के तौर पर आप चाहते तो इस शेयर को यहां पर भी 1200 पर भी खरीद सकते थे, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो सही एंट्री पॉइंट है वो 1800 साढ़े 1800 के आसपास है। अब आप कहेंगे कि 1200 पर क्यों ना लें, इतना ऊपर जाने के बाद 50% बढ़ने के बाद क्यों लें? क्योंकि देखिए चार्ट पर यही संकेत आ रहा है। तो इंपॉर्टेंट है कि रिवर्सल की जब पुष्टि हो जाए उसके बाद आप खरीदें, यानी कि महंगा खरीदने से कतराना नहीं चाहिए। अगर आप अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कर सकते हैं, तो जो शेयर पड़ रहा है जिसमें रिवर्सल आ चुका है और स्टॉक का प्राइस बढ़ गया है, जो कमजोर लोग हैं निकल गए, वहां पर एंट्री लेंगे तो संभावना बढ़ जाएगी कि आपको सफल ट्रेड मिले। लवली कुणाल भाई। सो बहुत ही बढ़िया आपने डिस्क्रिप्शन दिया है। चार्ट स्ट्रक्चर को समझिए, जहां बेसिक पैटर्न बन रहा है, वेदर इट इज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ट्राइंगल, आपका रेक्टेंगल, वॉल्यूम अक्यूमुलेशन दिख रहा है, वीक हैंड्स निकल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हैंड्स घुस रहे हैं, ब्रेकआउट हो रहा है, वेट करिए, डोंट वरी, नीचे का प्राइस मत देखिए, अपनी एंट्री प्राइस कंफर्मेशन के बाद अपना रिस्क स्टॉप लॉस डिफाइन करिए और विनर को राइट करिए। ब्यूटिफुल कुणाल भाई, वेरी वेल डिस्क्राइब्ड। सो बहुत ही बढ़िया लगा। सो कुणाल भाई, सर्टेन क्वेरीज आई है, सो इफ जी, यू हैव टाइम कैन वी टेक दोस क्वेरीज सर? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा मजा आता है क्वेरीज में, सो बताइए नाइस क्या सर। एस डब्ल्यू सोलर, सोलर इंडस्ट्रीज, सो काफी है। अभी देखिए पॉपुलर अच्छा, है, चर्चा में है। एच जी डब्ल्यू सोलर। जी जी, तो ये चार्ट है चेतन जी, स्टर्लिंग एंड विल्सन का ये वीकली चार्ट है। और आप देख रहे हैं कि स्टॉक ने एक हाई लगाया था लगभग 800 रुपए के आसपास, वहां से बड़ी गिरावट आई, गिरावट के बाद कुछ कंसोलिडेशन हुआ, तो 2024 में बड़ा प्राइस डिस्ट्रक्शन हुआ। 25 में कुछ स्टेबिलिटी आ रही है और कुछ इंप्रूवमेंट भी चार्ट स्ट्रक्चर में नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखें तो अभी कोई बहुत डिसाइसिव मूव आ गया है, इसकी संभावना कम दिखती है। तो मेरा ये कहना रहेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट ये लेवल है, ये 220 का इसका रिसेंट लो है। यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न बना था चार्ट पर, तो ये 220 के नीचे जाएगा तो फिर से इसमें आपको कमजोरी, वीकनेस, अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और अभी जैसे हम रिवर्सल की भी बात कर रहे थे, तो मेरा मानना यह है कि जो स्टॉक इस इतनी बड़ी तेजी में भी जिसने हिस्सा न लिया हो, यानी कि बाजार की तुलना में जो अंडर परफॉर्म कर रहा हो, उसकी तुलना में आपको वो स्टॉक्स खोजने चाहिए जो बाजार की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं या अपने सेक्टर के मुकाबले बेहतर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर इसी स्पेस में कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर हम नया मोमेंटम देख रहे हैं, तो वहां पर मुझे लगता है कि फोकस करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप निवेशक हैं तो ये रेखा जरूर मैंने मार्क की है 220 के आसपास, ये चार्ट पर अंकित कर लें, तो आपको एक नई दिशा, एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा शेयर को। सो कुणाल भाई, एक जनरल चार्ट के परसेप्शन में बेरिश स्ट्रक्चर दिख रहा है, और अभी भी कुछ रिवर्सल के साइंस बहुत अर्ली है, सो वी कैन नॉट मेक अ जजमेंट आउट ऑफ दिस। एब्सोल्युटली कुणाल एब्सोल्युटली। भाई, ये जो चाइना में रेयर अर्थ की जो कहानी आई है, जी, इसमें टाटा मोटर्स के बारे में चार्ट क्या बता रहा है? देखिए ये जैसे आपको याद होगा चेतन जी, कुछ समय पहले हमने सुना था कि जो ताइवान से सेमीकंडक्टर आते हैं वो नहीं आ रहे हैं, उसका बड़ा क्राइसिस चल रहा है। और उस समय हमने देखा था कि एक शॉर्टेज हो गई थी सेमीकंडक्टर्स की, फिर दुनिया भर के स्टॉक्स पर उसका असर पड़ा था। इस बार रेयर अर्थ मैग्नेट्स जो हैं ये सारे व्हीकल्स में इस्तेमाल होते हैं। ईवी में इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल है, जो आपकी कार की सीट है उसके एडजस्टमेंट्स में, कई सारी चीज़ों में उसका इस्तेमाल होता है। तो इस पर पूरी तरह से आप कहें कि एक मोनोपोली है चीन की। 90% जो रेयर अर्थ है वो चीन से आता है। तो अब क्योंकि वहाँ चीन और अमेरिका के रिश्ते जो हैं वो डामाडोल हो रहे हैं, कभी बहुत अच्छे हो जाते हैं, गहरे हो जाते हैं। जैसे कल भी हमने सुना कि राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति से टेलीफोन पर बातचीत की। तो इस तरह की जब खबरें आती है तो हम देखते हैं कुछ गर्माहट महसूस होती है, और जब अदरवाइज कोई बयान आ जाए तो फिर से वो दूरियां दिखती हैं। तो ये चल रहा है वहां पर लव एंड हेट, और इस कारण से आप देखिए वॉलिटिलिटी इसको लेकर के चल रही है। रहा सवाल हमारे चार्ट्स की, तो देखिए चार्ट का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जो न्यूज़ नॉइज आपको सुनने को मिलती है,
आप उसको अलग अलग तरह से इंटरप्रेट करने का प्रयास करते हैं, ह्यूमन नेचर है। आपको कोई भी खबर मिलती है, न्यूज़ पीस मिलता है, आप अपना जितनी आपकी क्षमता है, इंटेलिजेंस है, आपकी आपकी जो समझ है, उसके हिसाब से हम सब उसकी विवेचना करते हैं, उसका आकलन करते हैं। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हमारे पास कभी भी पूरा डेटा नहीं होता है। तो हम आंशिक इन्फॉर्मेशन जो हमें किसी पब्लिक सोर्स से मिली होती है, उसके बेसिस पर एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो इसीलिए बजाय उसमें पढ़ने के हमें चार्ट्स पर एतबार करना चाहिए, जहाँ पर के जो इन्फॉर्म्ड हैंड्स हैं, उनका भी दखल होता है। तो चार्ट्स को अगर आप देखें, तो हम देख रहे हैं कि टाटा मोटर के चार्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एक मैंने रेजिस्टेंस से सपोर्ट की रेखा है, पहले रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट है। ये रेखा मैंने 700 के करीब डाली हुई है। तो 700 का लेवल होल्ड कर रहा है स्टॉक, जो कि एक इमीडिएट सपोर्ट है वीकली चार्ट पर। और ओवरऑल स्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं है। यहाँ मैंने एक इंडिकेटर नहीं डाला है, लेकिन आप डाल सकते हैं। इंडिकेटर को आरएसआई कहते हैं। तो अगर आप आरएसआई डाल दें इस चार्ट पर, तो आपको इसमें डाइवर्जेंस भी साफ दिखेगी। तो स्ट्रक्चर मजबूत है टाटा मोटर्स का, कोई परेशानी नहीं है। आप इसमें अपने रिस्क के हिसाब से एक स्टॉप लॉस रखें और उस स्टॉप लॉस का कड़ाई से पालन करें, तो स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं। उतार चढ़ाव ये सब खबरें चलती रहेंगी, लेकिन एक बड़ा करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक में आ चुका है। लगभग स्टॉक का अपने हाइज से आधा रह गया था। तो मुझे लगता है कि अब वापस से इसमें मोमेंटम बनने की संभावना दिखेगी। थैंक यू कुणाल भाई, थैंक यू। सो कुणाल भाई, पिट्टी इंजीनियरिंग लेते हैं। जी। तो ये है पिट्टी इंजीनियरिंग, और ये चार्ट है आपके सामने, और बड़ा दमदार चार्ट है। इसमें एक बहुत बड़ा रनअप हमने देखा, उसके बाद डाइवर्जेंसेस आई, फिर ब्रेकडाउन आया लगभग 1250 के आसपास, वहां से गिरावट। गिरावट के बाद अब एक कंसोलिडेशन चल रहा है। तो देखिए क्या होता है। जैसे देखिए, जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, हम्म। उनको अक्सर ये सलाह दी जाती है कि भाई आप बॉल के पीछे न जाइए। अगर आप बैटिंग कर रहे हैं, बॉल को अपने तक आने दीजिए। हम्म। तो यही राय मैं देता हूँ उन लोगों को जो कि चार्ट्स देख रहे होते हैं या ट्रेड कर रहे होते हैं, हम्म। कि भाई देखिए, ट्रेड ऐसा हो जो कंपेलिंग हो, यानी कि बिल्कुल आपके सामने वो सामने दिखाई पड़ रहा हो, आपके पास कोई विकल्प ही ना हो उस ट्रेड को लेने के अलावा। हम्म। तभी आपको ट्रेड लेने का प्रयास करना चाहिए, अदरवाइज वेट कीजिए। अगर इसमें दम है, इसमें रिवर्सल हो रहा है, तो चार्ट पर ब्रेकआउट्स होंगे, मोमेंटम होगा, लेवल्स टूटेंगे, वॉल्यूम दिखेगा। जब दिखेगा तब आप एक्ट कीजिए। कई बार कुछ चीज़ों को प्रिएम्प्ट करने की बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ जाती है, यानी कि पहले ही हम लोग अपने उत्साह में, यानी कि पुष्टि हुए बिना ही अगर हम कोई ट्रेड ले लें, तो उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, और मैंने अपने ट्रेडिंग करियर में चुकाई है। तो मेरा हमेशा से कहना होता है कि वन शुड वेट फॉर द ट्रेड टू कम टू यू। तो ये चीज़ हो सकता है कि अभी मैंने पहली बार कई लोगों को रजिस्टर ना हो, लेकिन आप इस पर थोड़ा सा मनन करेंगे तो इस बात की इम्पोर्टेंस शायद आपको समझ। तो कुणाल भाई, इस जगह पे पिट्टी इंजीनियरिंग में आपके पोटेंशियल ट्रेड एंट्री पॉइंट्स कहाँ पे आएंगे? देखिए, पहली चीज़ क्या होता है कि हम चार्ट देखते हैं। जैसे चेतन जी, अभी हमने कोई 8-10 चार्ट देखे होंगे। आप चाहें तो लगभग सभी चार्ट्स में कहीं ना कहीं एंट्री का पॉइंट ढूंढ सकते हैं, लेकिन ये मसला ये है कि क्या इस तरह के चार्ट में आपको एंट्री पॉइंट ढूंढना भी चाहिए? क्या है आपका वजह? क्योंकि देखिए, हमारे पास पैसा सबके पास सीमित है। आप चाहे कितने ही बड़े धनाढ्य क्यों ना हो, आपके पास जो पैसा है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड। और किसी का भी पैसा आइडल नहीं होता है, सभी कहीं ना कहीं निवेश कर चुके होते हैं। तो अब आपको एक ऐसा ट्रेड चाहिए, एक ऐसा निवेश चाहिए जो आपका जो भी वर्तमान निवेश है उससे बेहतर, जिसमें ताकत दिख रही हो, तभी आप स्विच करते हैं। तो इसलिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, कंपैरेटिव इवैल्यूएशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। इंडिविजुअल चार्ट देखेंगे, हम लेवल्स मार्क कर सकते हैं। जैसे जो आपने कहा कि अगर मान लीजिए हम यहाँ 1100 पर एक रेजिस्टेंस दिख रही है, वहाँ एक लेवल मार्क कर दें, या हम 1250 पर कर दें या 1500 पर कर दें, हमने लेवल्स मार्क कर दिए और हो सकता है वो लेवल पार हो जाएं। लेकिन आपको ये देखना है कि क्या जिन स्टॉक्स में आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, क्या उनके चार्ट इससे कमतर हैं। अगर चार्ट कमतर हो तब हम यहाँ से वहाँ मूव करें, अन्यथा हर चार्ट में आपको कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास पैसा सीमित है और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे पैसे का हमें मैक्सिमम रिटर्न मिले। तो इसलिए वहाँ पैसा डालें जहाँ एकदम क्लैरिटी हो। तो देखिए, ये सब काम करने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और मैं देखता हूँ आम तौर पर जब आप ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग बहुत समय से करने लगते हैं, पैसा भी बनता है बाजार में, तो थोड़े लेजी हो जाते हैं सभी लोग, थोड़ा आराम पसंद हो जाते हैं। और जब आपको ये फीलिंग आने लगे, यार कौन चार्ट देखे, छोड़ो यही ले लेते हैं, ये भी बढ़ ही जाएगा, तब आप देखिए कि बाजार आपको पटकनी देता है। तो बाजार आपसे काम मांगता है, मेहनत मांगता है। तो उसमें कभी भी मुझे लगता है कि पीछे नहीं हटना चाहिए। लवली कुणाल भाई। सो कुणाल भाई, आप
अभी आम की सीजन है। आप आम तो खा ही रहे होंगे, रत्नागिरी की हापूस, बंगाल के मालदा की आम। तो जैसे ही इतने सारे स्टॉक्स आपने हमको दिए, आपका रत्नागिरी का हापूस कौन सा है? पर्सनल चॉइस। देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने चेतन जी पूछा है। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि भई एक बहुत ही अच्छा कोई मल्टी बैगर स्टॉक आइडिया दीजिए या ये दीजिए। तो देखिए, मेरा अपना अनुभव ये रहा है कि मैं बहुत ही एक समभाव से, जैसे देखिए एक क्लास टीचर होती है, उसके लिए सारे जितने बच्चे उसकी क्लास में होते हैं, सबके साथ समान व्यवहार करती है और समान दृष्टि से सबको देखती है। तो बिल्कुल वैसे ही मेरा विचार रहता है। मुझे लगता है कभी भी कोई स्टॉक ऐसा नहीं है जो मुझे बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि इसमें पोटेंशियल है, ये 10 टाइम्स हो जाएगा, ये 15 टाइम्स हो जाएगा। मैं सबको एज़ ट्रेड देखता हूँ कि हाँ, इसमें मेरे जो चेक बॉक्सेस हैं, क्या वो सही हैं? अगर मेरे हिसाब से क्या ये स्टॉक ठीक है? जब मुझे वो ठीक लगता है, मैं उसको बाय कर लेता हूँ। अब देखिए उसमें क्योंकि हमारे चार्ट्स कई बार बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, या वो सेक्टर सही होता है, या उसके लिए सही समय चल रहा होता है, उसमें ज़बरदस्त मोमेंटम आ जाता है। और कुछ हमारे बहुत अच्छे चार्ट्स होते हैं, जिनको हमने बड़ी कोशिशों से ढूँढा होता है, और जो बाकी तरह से सब सारे पैमानों पर खरे होते हैं, हमारे जितने मानक हैं उनको सिद्ध कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो चलते नहीं हैं, कई बार ऐसा होता है। तो जब नहीं चलते हैं तब हम सोच में पड़ जाते हैं कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, इसको तो चलना चाहिए था, लेकिन कोई वजह नहीं है उसकी। दिस इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसमें अगर आप कारण ढूंढने जाएंगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो कई बार क्या है कि जो चल रहा है उसको सलाम कीजिए, उसको पूरा राइट कीजिए, जो नहीं चल रहा है उससे निकास पाइए, और इस चिंता में मत पड़िए कि ये क्यों नहीं चला, क्योंकि इसका कोई रैशनल, कोई रीजन नहीं मिलेगा आपको। जिस तरह जो चल रहा है, जो इतना बढ़ गया है, जो 10 टाइम्स हो गया, जो 15 टाइम्स हो गया, उसका भी कोई कारण नहीं है कि यही 15 टाइम्स क्यों हुआ। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आप पहचान पाए उसको, क्या आपने पहचानने के बाद उसको राइड किया। तो ये चीज़ें जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आप उसको ध्यान में रखेंगे तो फिर मुझे लगता है बायसेस से बचेंगे। और जब बायसेस से बचते हैं तभी रैशनली आप ट्रेड करते हैं। जब आपको लगता है कि नहीं ये तो बहुत अच्छा है, पक्का चलेगा, देखो मुझे बड़ा बड़ा पसंद आ रहा है, तो एक तरह का आपका बायस उसमें आ जाता है। फिर आपसे वो आप बेच नहीं पाएंगे उसको जब स्टॉप लॉस हिट हो रहा होगा, या आप उसका जब टारगेट आ रहा होगा तब उसको इसलिए नहीं बेचेंगे क्योंकि आपको लगता होगा कि और बढ़ेगा। तो इस तरह से अपनी भावनाओं को सीमित रखिए, और चार्ट के बेसिस पर अगर आप ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग करेंगे तो मुझे लगता है कि सफलता की संभावना ज़्यादा है। लवली कुणाल भाई, व्हाट अ जर्नी टुडे। ये जो 40 मिनट में आपके साथ में बैठा, काफी कुछ सीखा। तो नंबर आपके अभी आपने चेतन जी जो इंट्रोडक्शन दिया, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि आप एक टीचर भी हैं और एक स्टूडेंट भी हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आप अच्छे स्टूडेंट हुए बिना अच्छे टीचर नहीं हो सकते हैं। और कई बार जो लोग बहुत समय से टीचर रहते हैं वो भूल जाते हैं कि भाई स्टूडेंट होना भी जरूरी है। बहुत तो जरूरी बहुत अच्छी बात। है, बहुत जरूरी है। सो कुणाल भाई, आज अगर मैं आपका सम अप करूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जो बोला कि रिलेटिवलेस, कि भाई चार्ट में मैं मार्केट के अगेंस्ट में देख रहा हूं कि ये मेरा चार्ट स्ट्रेंथ दिखा रहा है या वीकनेस दिखा रहा है। दूसरे आपने जो बात बोली, आपके हिसाब से आपको रिस्क जज करना पड़ेगा, आपके साइकोलॉजी के हिसाब से। सो कुणाल भाई, टुडे मैं बहुत ब्लेस्ड हूं आपकी बात सुन के, एंड आई थिंक सेम सो सेम ऑल आवर हियर। व्यूअर्स विल बी ब्लेस्ड टुडे। सो थैंक यू कुणाल भाई। थैंक यू सो मच चेतन जी, बड़ा मजा आया और बहुत चर्चा की, कहाँ समय बीत गया पता ही नहीं लगा। थैंक यू सो मच। Thank you, friends, and we will meet again next week for sure. Bye bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.